नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो जिहाद जफर साहब का वीडियो है। एक वीडियो मैंने किया था वो सऊदी अरबिया वाला था शायद। तो इस बार उनके एक और वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी है और मुझे लगा कि ये वीडियो लेकर आना चाहिए, आप लोगों को इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाना चाहिए, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए है। तो इसका टाइटल है इनसेन इंडियन इन्फ्लुएंस, हाउ इंडियंस प्लेइंग ह्यूज गेम इन यूके। चलिए देखते हैं कि भाई अब यूके में पाकिस्तानियों के खिलाफ इंडियंस क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त यूके में? भारतीय क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखने से तो ये लग रहा है यूके के अंदर इस वक्त ना रिवर्स कलोनियलिज्म रिवर्स कलोनियलिज्म? अच्छा। रिवर्स कलोनियलिज्म इस वक्त अपने जो ना कहते हैं रनवे पे गामजन है। अच्छा। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है टाटा मोटर्स, जो कि लगभग 250 साल पुरानी कंपनी है, और उसने $5 अरब का हाँ। एक बैटरी प्लांट लगाना है यूके के अंदर। ठीक है जी, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है यूके के अंदर, और वहाँ पर उसने बैटरी बनानी है। एक ऐसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जैगुआर लैंड रोवर जिसको वो ऑलरेडी ओन भी करता है। उस $5 अरब के अंदर यूके के अंदर कम से कम 5000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जिसके तहत इंडिया से भी लोग जाएंगे, इंजीनियर्स जाएंगे यूके में काम करने। और इंडिया ने ये जो दौर है ना, ये जो सफ़र है, इसकी शुरुआत 93 में शुरू कर दी थी, जब इन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस की, अपनी बिजनेसेस को लिबरलाइज़ किया, और डिप्लोमेसी इस वक्त हम देखते हैं जो इंडिया की बहुत ही कामयाब डिप्लोमेसी है, जिससे हम बड़े मुतासर भी होते हैं। हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बड़े मुतासर होते हैं, बातें करते हैं कि इंडिया का जयशंकर ऐसा है, वो ऐसे बातें करता है। वो असल में उसकी जो कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन्स जो काम हो रहा है उसको बयान नहीं करते। मतलब जयशंकर को क्रेडिट दे दिया, मोदी को दे दिया, लेकिन जो असल कहते हैं ना, जो इस डिप्लोमेसी को, इंडियन डिप्लोमेसी की कामयाबी के जो असल आर्किटेक्ट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो कौन है? वो है इंडियन बिजनेसेस। अच्छा। इंडियन बिजनेसेस ने पिछले 20 सालों के अंदर यूके के अंदर रफली 950 कंपनीज ने इन्वेस्ट की है। अच्छा, मैं इस पे क्या कहूँगा? मतलब अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और उसके कैप्टन इमरान खान है और 92 में वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो क्रेडिट किसको दिया गया? कैप्टन को, क्योंकि नीतियां उसकी होती हैं, प्लानिंग उसकी होती है, वो पूरे टीम को साथ लेकर चलता है, उसको बताता है कि क्या करना है। आप ये कह रहे हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेसी के कैप्टन हैं, ये कामयाबी उनकी नहीं है, ये उनका दिमाग नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे दिमाग कौन है? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये इंडियन के बिजनेस हाउसेस हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ भला डिप्लोमेसी का और उसका हाउसेस का? आपने कहा कि 250 साल पुरानी कंपनी है टाटा, तब तो इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा से अच्छी होनी चाहिए, और जब से हम इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर से, तब से हमेशा से अच्छी होनी चाहिए। क्या किसी इंडियन से आपने पूछा है कि इंडिया की डिप्लोमेसी 76 ईयर्स में, आप जब उसको अगर डिकेड्स के हिसाब से बांटें, तो किस डिकेड में सबसे ज्यादा बेहतर हुई है? आपको जवाब मिलेगा ये पिछले 10 साल में। और ये हवाई बातें नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है। जिस तरह से हमने कोरोना में डिप्लोमेसी की, पूरी दुनिया जब छोटे छोटे देशों को के लिए उसने दरवाजे बंद किए थे ना, हमने दरवाजे खोले। और इसका सबूत है वो सारे छोटे छोटे देश जो भारत की तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर्स भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और वो आके कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं कि जी अगर भारत नहीं होता तो हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था। ये समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को और ज्यादा स्टडी की जरूरत है। ये जो शूडो आप कह रहे हैं ना कि ये वो, थोड़ा आप भी थोड़ा और ज्यादा स्टडी कीजिए। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जब आप डीपली घुसेंगे ना इसमें, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि कौन है इसके पीछे। अगर बिजनेस हाउसेस को होना था इसके पीछे, डिप्लोमेसी के पीछे, तब तक तो, अब तक तो इंडिया पता नहीं कहां पहुंच गया होता सर। 950 कंपनीज ने यूके में की है। यूके में इन्वेस्ट किया। इस वक्त इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अंदाजा लगाएं लार्जेस्ट कौन है?
कौन? चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। इंडिया दूसरे नंबर पर है। नहीं, इंडिया अभी चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसको हम वेस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे सकते हैं। ये इस वक्त एक वो ये 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब 21वीं सदी में इंडिया अब जा रहा है यूके। इंडिया अब जा रहा है, इंडियन बिजनेसेस जा रहे हैं और इंडियन बिजनेसेस ने काफ़ी ज़्यादा बरतानिया को जो है ना इस वक्त सिंगल जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ कहते हैं ना हाईली स्किल्ड वर्कर्स ही प्रोवाइड कर रहा है बरतानिया को। ये तो सिर्फ $5 अरब है। इसके अलावा टाटा स्टील जो है बरतानिया का आखिरी पोर्ट एल्बर्ट का जो स्टील मिल का प्लांट है उसे भी ओन करती है। 40,000 वर्कर हैं वहाँ पर। अब आपने ये सोचना है कि और जो इस पर जो टोटल इंडियन कंपनीज बरतानिया में जो टैक्स पे कर रही हैं वो कितना है, आप सुन के हैरान होंगे। $450 मिलियन का टैक्स पे करती हैं सालाना बरतानिया के अंदर। यूके को ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडियन कंपनीज $450 मिलियन का टैक्स पे कर रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके अलावा न जाने कितने हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ बरतानवी शहरियों को नौकरियां मुहैया कर रही है। अब आप इसको एज अ डिप्लोमेट सोचें। अब एक ब्रिटिश डिप्लोमेट अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मिलेगा तो उसके जहन में क्या होगा? उसके जहन में ये होगा कि मैं एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहा हूँ जिसके मुल्क की कंपनियों ने मेरी गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर रही है, मेरे कंस्टिट्यूएंट्स को जॉब्स मुहैया कर रही है। तो वहाँ पे डिप्लोमेसी का जो कहते हैं ना वो एनवायरनमेंट तब्दील हो जाती है, लेवल और हो जाता है ना। मतलब वहाँ का जब लॉ मेकर या अच्छा चलिए मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट ये देता हूं। तमाम बड़ी कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज थी वो चाइना में थी। एप्पल हो, IBM हो और पता नहीं कितनी सारी कंपनीज, मतलब मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंपनीज का नाम आएगा। और मुझे लगता है कि शायद ब्रिटेन को जितना टैक्स इंडियन कंपनीज दे रही हैं उससे कहीं ज्यादा टैक्स अमेरिकन कंपनीज चाइना को दे रही थी, अभी भी इनफैक्ट दे रही हैं। कई सारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज तो हट गई। अब आप बताइए क्या अमेरिकन डिप्लोमैट्स चाइनीज डिप्लोमैट से जब मिलते होंगे तो क्या यही सिनेरियो होता होगा जो आप अभी ब्रिटेन और भारत के डिप्लोमैट्स के मिलने की आप जो चीजें हैं वो बता रहे हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो चाइना आज अमेरिका के आगे झुका हुआ होता। मेरा पॉइंट समझिए। सेम लॉजिक जो आप इधर दे रहे हैं, अब आप उसमें ये कहेंगे कि नहीं नहीं चाइना और अमेरिका के तो रिलेशन अलग हैं, भारत और ब्रिटेन के रिलेशन अलग हैं। हमसे ज्यादा वर्स्ट रिलेशन ब्रिटेन और भारत के तो कहीं नहीं रहे होंगे ना। ब्रिटिश वॉज ऑक्युपायर्स, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, स्लेव बनाया। अमेरिकन ने चाइनीज को नहीं बनाया, चाइनीज ने अमेरिकन को नहीं बनाया। ये समझने की जरूरत है डिप्लोमेसी एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। हां नो डाउट बिजनेस होने का फायदा होता है। मेरे और मतलब भारत और चाइना के बीच भी बिजनेस बहुत ज्यादा है, $100 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस है। लेकिन तब भी हमारी लड़ाई हुई ना गलवान में, तब भी लद्दाख में भी पिछले 2 साल से दोनों देशों की सेनाएं पूरे साजो सामान के साथ फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात हैं ना। माहौल अभी भी टेंस है ना। तो अगर बिजनेस से डिप्लोमेसी चल रही होती तो हमारे और चाइना के बीच कभी डिफरेंसेस नहीं होते, चाइना और अमेरिका के बीच कभी डिफरेंस नहीं होते। ये पॉइंट समझने वाली बात है। या डिप्लोमेट किसी इंडियन को देखेगा तो वो तो वैसे ही उसके लिए नरम गोशा आ जाएगा। और नरम गोशा होगा कि सर आप और पैसे लेकर आए। हाँ। ये जो $5 अरब का प्लांट लगा रहे हैं इसके लिए बरतानवी गवर्नमेंट ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि क्या छूट दी है टाटा मोटर्स को, क्या टैक्स छूट दी है, क्या टैक्स छूट दी ये भी नहीं पता। क्योंकि स्पेन वॉज द सेकेंड, स्पेन ने भी इसके लिए बिड किया हुआ था टाटा मोटर्स को कि आप हमारे मुल्क में आकर लगाएं। तो अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि क्या ऑफर की है जो फिर आप नहीं कर सके। स्ट्रेंथ्स देखें कि इस वक्त बरतानवी प्राइम मिनिस्टर भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू ऋषि सुनक, ठीक है। फिर जो उसकी बीवी है वो तो एक इंडियन बिलियनियर की बेटी है। फिर आप देख लें उनकी इंटीरियर मिनिस्टर वो भी एक इंडियन बॉर्न है। फिर आप यानी देख तो प्रैक्टिसिंग हिंदू कहने का मतलब आपका क्या था? मतलब इस बात पे क्यों जोर दिया गया कि प्रैक्टिसिंग हिंदू है?
तो हम क्या ये कहना आपको अच्छा लगेगा कि जी वो स्कॉटलैंड वाला क्या नाम है उसका, प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? यही मतलब हुआ ना? मतलब बाइफर्केशन आप क्यों करते हैं? नहीं यार, प्रैक्टिसिंग हिंदू का होना ठीक नहीं था, लेकिन हो गया है, अब चलो बता दो प्रैक्टिसिंग हिंदू है। क्यों भाई, क्यों? एक तो वो अपनी काबिलियत से बना है, रातों रात तो बना नहीं है, उसने पिछले कई साल खपाए हैं अपने वहां पर, तब उसने लोगों का ट्रस्ट जीता। तीसरी बात कि ब्रिटेन को भी पता है कि पैसे चाहिए तो भारत से मिलेंगे और उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। आपको याद है एफटीए होने वाला था ब्रिटेन और भारत के बीच में, लेकिन ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल भूचाल आया, पीएम बदलते जाते रहे लगातार लगातार, धड़ 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 धड़, तो वो एफटीए लटक गया और एक आध बयानात ऐसे आए ब्रिटेन की तरफ से जिससे भारत को प्रॉब्लम हुई। भारत ने कहा कि नहीं करते भाई, एफटीए लटका दिया उसने। तो आपको क्या लगता है कि भारत को ये बात समझ में नहीं आती है कि ऋषि सुनक को इसलिए बनाया गया है पीएम, भले ही अंदर कुड़ रहे हों, लेकिन इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है भारत के साथ। एंगल्स बहुत जरूरी हैं दोस्तों, मित्रों, एंगल समझना और सोचना बहुत जरूरी है, और भारतीय इसमें 4 कदम हमेशा आगे रहते हैं। सांप के मर जाने के बाद हम लाठी नहीं पीटते हैं। सांप अभी आया भी नहीं होता है ना, तो उसके पहले हम अपनी लाठी की तैयारी शुरू हो जाती है कि लाठी का करना क्या है। सांप कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आता तब से, उससे पहले ही। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखते जाएं। और इनका रिसेंटली एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, वो भी नाम क्या है, सॉरी चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नहीं, बिजनेस सेक्रेटरी, यस, वो भी इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडिया स्लोली अपने आप को पेनिट्रेट कर रहा है बरतानिया को, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा बरतानिया को पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। जहाँ पे आप इसका करें, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यार अच्छी, तो यानी अब यही क्वेश्चन आ गया कि हम अपने आप को इंडिया से हमेशा कंपेयर करते रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन अब कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है, अब बनता ही नहीं है, अब तो बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही हमारी कंपनीज ने कभी जाकर वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना पैसा लेकर लॉन्डर करके वहाँ पर ले जाते हैं, ये हमारे वहाँ पे फ़क्त काम है। लेकिन हमारी कंपनी ने कभी बरतानिया में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो उस तरह की वो भी नहीं मिलती, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि ज़लालत करते हैं, वो दलील करते हैं कि ये पैसे मांगने आ गए हैं, पैसे मांगने आ गए। जब आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पॉलिसी मेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। उसका मैं आपको बड़ी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मैं पिछली बरतानिया में जब रहता था तो एक कंपनी में काम किया करता था, वो एयरपोर्ट्स को मैनेज किया करती थी। तो मुझे बड़ी ना, उस वक्त नए बरतानिया के हुए थे, तो स्टिल फाइंडिंग आउट एवरीथिंग, तो जी पता लगा कि हमारी कंपनी गई है इंडिया से मैनेजर्स हायर करने गई है। अच्छा, अब इंडिया गई है 3000 मैनेजर्स लेकर आई, और कंपनी यूके की है 3000 मैनेजर्स इंडिया से हायर करके लेकर आई बरतानिया में। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार इंडिया ही क्यों गई है, पाकिस्तान भी जा सकते थे। उस वक्त समझ नहीं थी इन चीज़ों की कि बिहाइंड क्या चल रहा है, द सीन क्या चल रहा है, कि देयर कहते ना एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना भी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा क्या मिलता है? इंडिया को फ़ायदा ये मिलता है कि इंडिया में जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको वो ग्लोबल कवरेज भी नहीं मिलती। फिर इंडिया में कोई इंसिडेंट हो जाए इंसानी ज़्यादती का, ह्यूमन राइट्स का, उसको वो ग्लोबल कवरेज कभी भी नहीं मिलेगी आपको। कभी भी ह्यूमन राइट्स वाले यूरोपियन यूनियन में बैठे हो या बरतानिया में या अमेरिका के अंदर बैठे हुए, वो करेंगे नहीं। मीडिया हल्की फुल्की आवाज़ उठा लेंगे, हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता, बल्कि कांग्रेस उनकी ऐसे अकोमोडेट करती है कि मोदी को पूरा लेक्चर देने का मौका देती है। 22 दफ़ा खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, और यूएस कांग्रेस में मोदी के नारे लग रहे होते हैं। तो ये वो पिनिकल है जिस पे इंडिया पहुंच चुका है, जहाँ पे पाकिस्तान इज़ लाइक माइल्स यानी गैलेक्सीज अवे राइट नाउ। हम तो बहुत कक्षाएं दूर हैं इंडिया से इस वक्त इस मामले में। इसका नुकसान हमें क्या फ्यूचर में हो सकता है? इसका नुकसान हमें फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, जिस तरह आप देखना चाहें। पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह की इन फ्यूचर नहीं मिलेगी इस रीजन में जो इंडिया अट्रैक्ट करेगा।
इंडिया अभी भी यूके से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो लिटरली बहुत ही थोड़ी है मुकाबले में इंडिया के। चलिए, इतना ही वीडियो था। दो बातें अभी क्लियरफाई करना चाहूँगा। पहली आपने कही कि जी मानवाधिकार के जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं और उसकी खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आती, आप इसका सबूत दीजिए। ऐसी कौन सी ह्यूमन राइट की वायलेशंस हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने उस खबर को नहीं उठाया है? आर यू गाइस किडिंग? अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, अरे मैं तो नाम लेते लेते थक जाऊंगा यार। क्या बात करते हो यार आप मुझे इंसिडेंट्स बताओ कि ये एक इंसिडेंट था जो इतना बड़ा इंसिडेंट था और उसकी वर्ल्ड कवरेज नहीं हुई, मीडिया में उस बात को उछाला नहीं गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उस खबर को पकड़ा नहीं। और मैं आपको हजारों ऐसे सबूत दे सकता हूं जिसमें छोटी छोटी बातों को लेकर भी इंटरनेशनल मीडिया ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हजारों। पहली बात। दूसरी बात आपने की एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। आप इसको कैसे देखते हो? कोई देश किसी दूसरे देश में जाकर एफडीआई क्यों करेगा? आई थिंक मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत पढ़े लिखे हो। जिहाद जफर भाई का तो मैंने जाके लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी देखा तो ठीक ठाक पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस माइंडसेट के साथ बात करोगे, इस तरह लो लेवल पे बात करोगे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। एफडीआई के लिए कई सारे पैमाने हैं। पैमाना यह है कि उस देश में उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उस देश में उसे पोटेंशियल नजर आना चाहिए, उस देश में वो अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे देखे कि जैसे वहां से रिटर्न भी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डूबेगी नहीं। और साथ ही कि वो देश उनके देश के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या उनके देश के लिए काम कर रहा है क्या, ये सारी चीजों पर भारत खरा उतरता है, पाकिस्तान नहीं। आप मुझे पाकिस्तान की एक आध कंपनी बता दीजिए जो यूनिकॉर्न कंपनीज हों, जिन्होंने 1 बिलियन के मार्के को पार कर लिया। अगर कंपनीज हैं तो नाम बताइए, और नहीं है तो आप ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि आप में कैपेबिलिटी की कमी है, आप में समझ की कमी है, आपको बिजनेस करना नहीं आता। अगर टाटा 250 साल पुरानी कंपनी है तो उनको पता है, एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने गेन की है नई चीजें। अगर टीसीएस उसकी ब्रांच खोली तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा। मेरा पॉइंट समझिए। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होती है जिहाद भाई, लेकिन जब हम बात करें तो बहुत फैक्चुअली बात करें, बहुत वो बात करें। तो एफडीआई वाली बात बता दी, पाकिस्तान में सेफ नहीं है। चाइना की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। जासूद डैम पर अटैक होता है, चाइना के 9 इंजीनियर मारे जाते हैं। लगातार सीपेक जहां जहां हो रहा है वहां पे उसकी सिक्योरिटी को लेकर चाइना बहुत चिंतित है। कहां सेफ है? जब चाइना की इन्वेस्टमेंट आपके यहां सेफ नहीं, तो आपको लगता है कि किसी दूसरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट आपके यहां सेफ रहेगी? जबकि चाइना के बारे में आपके यहां कहा गया है कि जी हिमालय से भी ऊंची दोस्ती और हिंद महासागर से भी गहरी दोस्ती है चाइना के साथ। खैर व्हाटएवर, जो भी। अब आते हैं कि भारतीयों की पूछ क्यों है। आपने, अब पता नहीं, शायद हो सकता है पूरे पॉडकास्ट में आपने इसकी चर्चा की हो, मैंने नहीं देखा है। इस क्लिप में तो बात आनी चाहिए थी कि भारतीय ही क्यों। आपको ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि पाकिस्तानियों का बिहेवियर कैसा है ब्रिटेन में। अच्छा, मैं आपको एक साजिद तारड़ साहब को तो जानते ही होंगे आप, उनकी एक बात सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे अपना पॉइंट रखता हूं। मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए। अब आपने रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है। सुना आपने? सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी वहां निठल्ले हैं, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी कहां कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ग्रूमिंग गैंग्स चलाने में। आप ब्रिटेन में रह के आए होंगे, जो दूसरे वाले भाई साहब थे, आप ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो अगर वो कंपनी 4000 या 3000 इंडियन मैनेजर्स लेके आ रही है तो उसके पीछे ये भी है कि अगर वो 3000 पाकिस्तानी मैनेजर्स लेके आ जाएगी ना, तो उनमें से 2900 बंदे ग्रूमिंग गैंग चलाने लगेंगे वहां पर, उसका हिस्सा बन जाएंगे। और मैं ये हवाबाई बातें नहीं कर रहा हूं।
जो भी ग्रूमिंग गैंग्स पकड़े जाते हैं उसमें 80 to 90% जो कल्प्रिट हैं दे आर पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज, एक आध इंडियन भी होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तानियों की है। गोरी लड़की को पकड़ना है, फंसाना, ये करना, वो करना, और ये केसेस हैं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अभी सजा भी हुई थी शायद इसी मामले में, उसमें भी 18 या 19 पाकिस्तानी थे जिनको सजा हुई। और ग्रूमिंग गैंग से जो ओरिजिनल ब्रिटेन के निवासी हैं, गोरे हैं जिसे हम कहते हैं, बहुत तंग आ चुके हैं और वो पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझते हैं। इसीलिए आपको याद होगा एक बार बड़ा पाकिस्तान और इनके बीच में, ब्रिटेन के बीच में बड़ा पंगा हुआ। ब्रिटेन ने जहाज भरकर डिपोर्ट किए थे पाकिस्तानियों को और यहां पर उनको उतरने से मना कर दिया गया इस्लामाबाद में। वो जहाज वापस गया, उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि तुम्हें ईयू में बिजनेस नहीं करने देंगे, कुछ ऐसी बात करी थी। फिर दोबारा वो जहाज आया डिपोर्ट होने वाले सारे पाकिस्तानियों को लेकर, और अब तो ब्रिटेन ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ डील कर ली कि जब चाहे तब चाहे पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंक सकता है, वापस पाकिस्तान भेज सकता है। इन सब बातों की चर्चा क्यों नहीं करते? अगर इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो इन सब बातों की चर्चा क्यों नहीं की जाती है पाकिस्तानी पॉडकास्ट चैनल्स पे? मैंने बहुत कम सुना है कि ग्रूमिंग गैंग की चर्चा हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, जो वहां पर अब देखिए, एंटी इंडिया कामों में आप लोग मुलव्वस रहते हैं, हिंदुओं पर ये अटैक, उधर अटैक, वो अटैक, अभी बहुत बड़ा बड़ा बवाल हुआ था ना, उसमें पाकिस्तानी थे। आपने कभी इंडियंस को ऐसा करते देखा है? इंडियंस का नाम, मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपने कभी देखा है ऐसा करते हुए? बहुत मुश्किल एक आध आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी जहां भी है, स्पेन 14 स्पेन में पकड़े गए टेररिस्ट प्लॉटिंग में, क्या जवाब है इसका आपके पास? ग्रीस 8 पाकिस्तानी पकड़े गए टेरर प्लॉटिंग में, क्या जवाब है इसका आपके पास? इटली, जर्मनी, आप जहां नाम लेंगे वहां पर। तो ये कहना कि जी भारत हमेशा घुस रहा है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, भाई भारत के लोग अपने काम और अपने कर्मों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग अगर कहीं भी पीछे हट रहे हैं तो आप अपने काम और कर्मों की वजह से पीछे हट रहे हैं। हो सकता है आप तक ये वीडियो पहुंचे, मेरे पॉइंट्स को समझिएगा कि मैंने ये सारी बातें क्यों कही। कमेंट्स में दर्शक जरूर बताएं क्या मेरी बातें गलत हैं, सही हैं, क्या हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।